मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम अपने सीटेड साइंस जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो हमने अपने फर्स्ट क्लास में फूड सोर्सेस और उनके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2012 से 21 जनवरी 2024 तक के, उनको हम कवर करेंगे। ओके, सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़े से रक्त बहने की शिकायत की। बात साफ है कि यहाँ विटामिन सी की बात की जा रही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मीन्स कि मसूड़े से रक्त आने लगते हैं, राइट। सो इनहेंसिंग और इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हेल्पफुल टू हिम, मतलब कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी। सो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए आपके सीटेड साइंस 9 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा राइस, आंवला, मिल्क एंड जैगरी। सो जैसा कि हमें पता है कि विटामिन सी का मेन स्रोत जो होता है वो होता है सिट्रस फ्रूट्स, मीन्स कि खट्टे फल, राइट। सो विटामिन सी की प्राप्ति सिट्रस फ्रूट्स में होगी। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंवला। एक यही तो खट्टा फल है यहाँ। इस ऑप्शन में राइस जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मिल्क तो खट्टा होता नहीं है, राइस तो खट्टा होता नहीं है, राइट। जैगरी भी खट्टा होता नहीं, हो तो गुड़ ही है तो मीठा ही रहेगा। सो जैगरी आयरन की कमी में ली जाती है, स्पिनच और जैगरी। मिल्क जो है वो आपका विटामिन डी मीन्स की कैल्शियम के लिए इम्पॉर्टेंट है। राइस है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आंवला की बात करें, आंवला, आंवला इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो कि सिट्रस फ्रूट्स है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। आंवला, संतरा, कीवी। ओके, सो विटामिन सी का केमिकल नेम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एक चीज़ आप लोगों को ये याद रखना है कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अर्थात यह गर्म करने पर जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स इन्हें विटामिन सी का जो भी स्रोत है उन्हें बिना पकाए खाने की सलाह देते हैं, राइट। और कहीं भी कोई भी विटामिन सी को बिना पकाए खाए जाने की सलाह देता है। क्यों? क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। ओके, और एक चीज़ और आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि जो विटामिन सी है वो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ओके, सो विटामिन सी के स्रोत जो होते हैं उनको काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, ये तो हम सबको पता है। एंड विटामिन सी जो होता है वो कोलेजन टिश्यू का निर्माण करता है, ओके, जो कि घाव भरने में बहुत सहायक होता है। इसलिए इसे घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। किसका निर्माण करता है? तो कोलेजन टिश्यू का। ओके, कोलेजन टिश्यू का निर्माण करता है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेजन टिश्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, आंवला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ 14-year-old गर्ल कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टेंट फैटिक डिजीनेस, मीन्स कि एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। मीन्स साफ है कि थकान की भी बात हो रही है एवं चक्कर भी आ रहे हैं। सो किसकी कमी से ऐसा होता है? सो जैसा कि हमें पता है कि आयरन की कमी से होता है। ए ब्लड टेस्ट रिवील्स हर हेमोग्लोबिन टू बी 10, इनहेंसिंग और इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स विल बी हेल्पफुल टू हर। यहाँ पे दिया है कि उसका ब्लड टेस्ट रिवील्स करता है कि हेमोग्लोबिन टू बी 10 मीन्स की 10 से कम है। इनहेंसिंग और इंक्लूडिंग द इनटेक ऑफ विच, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ वो लेगी जो उसके लिए सहायक होगा। सो जैसा कि हमें पता है कि आयरन की कमी से हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मीन्स की अरक्तता यानी कि एनीमिया हो जाता है, राइट। सो आयरन की कमी में कौन सा फूड सहायक होता है, कौन सा भोज्य पदार्थ सहायक होता है? सो आवर ऑप्शन इज स्पिनेच, मीन्स की पालक। ओके, स्पिनेच और जेगरी जो होता है
वो आयरन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हेमोग्लोबिन की कमी है मीन्स उसको स्पिनच और जेगरी यानी कि गुड़ और पालक की आवश्यकता है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपके सीटेड साइंस 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। उससे पहले यहाँ पे जो नट्स है, राइस है और बटर है, ये किस न्यूट्रिएंट्स के सोर्स है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपकी सीटेड साइंस 12 जनवरी 2023 में बने थे कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। ओके, सो देखिए, डैश इज अ वाइटल मिनरल रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। मतलब कि कौन सा ऐसा सशक्त खनिज है जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने में। मतलब सीधी सी बात है कि बात यहाँ कैल्शियम की हो रही है, क्योंकि कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं, राइट। सो बोन्स और टीथ को स्ट्रांग कौन बनाता है? कैल्शियम बनाता है, जो कि हमें विटामिन डी में मिलती है, राइट, विटामिन डी। सो देखिए आगे देखते हैं कि वी आर एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डैश, ओके, इफ वी डू नॉट गेट इनफ ऑफ इट। अगर हम इसकी पर्याप्त मात्रा में इसका हम सेवन नहीं करते हैं, ये हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है कैल्शियम, तो हमारे अंदर कौन सा रिस्क बढ़ जाएगा? तो हमारे अंदर हड्डी से संबंधित रोग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओके, हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है हमारे अंदर, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा हमारे अंदर। ओके, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे उनमें रिकेट्स हो जाते हैं। ओके, रिकेट्स जो कि सूखा रोग होता है, बच्चों में कैल्शियम की कमी से यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, जो कि सूखा रोग होता है। और वयस्क में हड्डी संबंधित रोग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, देखिए नेक्स्ट दिया है कि डैश आर अ रिच सोर्स ऑफ दिस मिनरल। कौन सा मतलब कि रिच सोर्स है, किसमें ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम? ओके, तो चलिए देखते हैं। दूध में ज़्यादा पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है, राइट। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज आयरन, नाइट ब्लाइंडनेस, लेंटिल्स। ये तो होगा नहीं, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए है, आयरन जो हेमोग्लोबिन की बात हो रही है, लेंटिल्स दाल की बात हो रही है जो कि आपकी प्रोटीन की मात्रा होती है। ओके, सो आयरन यहाँ पे भी वही चीज़ है, आयरन हेमोग्लोबिन के लिए स्कर्वी विटामिन सी के कमी से हो जाता है। बटर की बात करें तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो कैल्शियम की बात करें, देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, आप कैल्शियम से ही पहुंच जाएंगे कि बात यहाँ पे कैल्शियम की हो रही है। ओके, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, हड्डी संबंधित रोग हो जाता है। और कैल्शियम की मात्रा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, मीन्स दूध उत्पादक, दूध में ज़्यादा कैल्शियम की प्राप्ति होती है, राइट। ओके, सो आवर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, और ये जो रिकेट्स है ना, ये विटामिन डी की कमी से ही, कैल्शियम की ही कमी से होता है, बच्चों में सूखा रोग है वो। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वाले भी देख लेंगे इसको। हिंदी वाले, हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए डैश एक अत्यावश्यक मीन्स अति आवश्यक खनिज है। तो कैल्शियम हम एक बढ़ते हुए जोखिम, यहाँ पे बढ़ते होगा, बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर है यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, मीन्स कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है हमारे अंदर अगर हमें ये पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तो। ओके, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत, इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत क्या है? तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध उत्पादक है। ओके, सो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है, इसमें हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है। ओके, देखिए आपके सीटेड साइंस 20 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इसको हम मैच करते हैं। देखिए दिया है फैट्स, फैट्स मीन्स वसा, किस भोजन में वसा की, जिस भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स ही तो कहते हैं, राइट। हमने अपने पहले क्लास में डिस्कस किया था ना कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ओके,
बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले, प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जेलियम नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, बर्जेलियम नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था, राइट। ओके, जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए मीन्स, और डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए आवश्यक होता है। ओके, जैसे कि ये प्रोटीन्स जो होता है ये हमारे जो सेल्स होते हैं मीन्स कोशिकाएं जो होती हैं उन टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर प्रोटीन्स। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रोटीन्स होते हैं ये बेसिकली इनमें दो अमीनो एसिड जोड़ने वाला बॉन्ड होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में जैसे 10-20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ेंगे तो ही बनेगा हमारा एक प्रोटीन। ओके, अगर हम 20 अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है एक प्रोटीन। तो जो 10 अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ओके, 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, और जो बाकी के 10 होते हैं वो हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। सो जो हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं 10 अमीनो एसिड वो अनावश्यक होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। ओके, लेकिन जो हम भोजन करते हैं उसमें जो 10 अलग टाइप के अमीनो एसिड रहते हैं, ओके, सो उससे हमें वो हमारे लिए आवश्यक होता है। सो इन 10 को और इन 10 को मिलाते हैं तो 20 अमीनो एसिड, और 20 अमीनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ओके, सो जो ये मान लीजिए कि जो हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो हमें अमीनो एसिड, जो बाकी के 10 अमीनो एसिड है वो जो हम भोजन लेते हैं तो उसमें हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए मीन्स की mRNA होता है वो क्या करता है कि वो वहाँ से मैसेज क्या करता है कि पहुँचाता है। ओके, वो मैसेज टीआरएनए के पास पहुँचा देता है, mRNA टीआरएनए के पास मैसेज पहुँचा देता है। ओके, अब टीआरएनए क्या करता है कि उसको ट्रांसफर कर देता है राइबोसोमल आरएनए के पास। ओके, राइबोसोमल आरएनए के पास ट्रांसफर कर देता है। ओके, देखिए रुकिए, हम यहाँ पे आपको लिख के समझा देते हैं कि जो mRNA होता है वो मैसेज पहुंचाता है टीआरएनए के पास, खुद नहीं जाता, मैसेज पहुंचाता है। फिर टीआरएनए क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है राइबोसोमल आरएनए के पास। ओके, अब जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो उसको प्रोटीन बना देता है। ओके, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ओके, सो बेसिकली अगर हम कहें तो प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड जोड़ने वाला बॉन्ड होता है जिन्हें हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, सो पृथ्वी पर अप्रॉक्सीमेट 300 प्रकार की अमीनो एसिड पाई जाती है। मानव शरीर में जो होता है 20 टाइप की अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऐसे बताया कि 20 टाइप के अमीनो एसिड जो होते हैं वो मानव में पाए जाते हैं। ओके, उनमें से क्या होता है कि जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं वो आवश्यक होते हैं। ओके, उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हम उसे भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं, हमें उसे भोजन के द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ओके, लेकिन जो बाकी के 10 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, वो हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसका निर्माण जो होता है, जो बाकी के जो 10 ऑलरेडी हमारे शरीर में मौजूद होते हैं वो अनावश्यक, नॉन एसेंशियल होते हैं। उसका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है अपने आप। ओके, उसे हम भोजन से प्राप्त नहीं करते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। सो हमारा जो 5th क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेड साइंस 23 जनवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया है कि मिल्क इज रिच इन मेनी विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेप्ट। ओके, दूध कई विटामिनों एवं खनिजों से समृद्ध है सिवाय किसके। तो सिवाय आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, क्योंकि आयरन और विटामिन सी। देखिए आयरन में तो मिल्क में तो आयरन पाया नहीं जाता, हेमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया हो जाता है। तो आयरन में कौन कौन से, जैसे कि स्पिनेच हो गए, आपके जैगरी हो गए, राइट, पालक और गुड़ हो गए, तो ये आयरन में पाए जाते हैं। सो बात करें विटामिन सी की तो ये सिट्रस फ्रूट्स में मीन्स की खट्टे फलों में पाए जाते हैं, राइट। सो आपका आंसर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिवाय पूछा है कि सिवाय किसके, तो आयरन और विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, सो बात करें फास्फोरस की तो इनमें भी आपका दूध में फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो हमारा जो 6th क्वेश्चन है जो बेसिकली आपके सीटेड साइंस 7 फरवरी 2023 के शिफ्ट में पूछा गया था कि वाई इज सेलुलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स।
जो सेलुलोज रिच फूड होता है वो ह्यूमन बींग्स में रफेज का स्रोत क्यों है? रफेज मीन्स रुक्षांश का स्रोत क्यों है, राइट? सो जैसा कि हमें पता है कि जो हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा था कि जो रफेज होते हैं यानी कि जो रुक्षांश होते हैं, फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स, उनसे हमें कुछ नहीं मिलता, उनमें कोई इनको हम पोषक तत्वों में शामिल नहीं करते क्योंकि इनसे कोई पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं होते। लेकिन जिन चीजों को हमारे शरीर को जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उनको ये बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जो भी अपच पदार्थ होते हैं, अनडाइजेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? रफेज बाहर निकालते हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको हम पचा नहीं सकते, उन अनडाइजेस्ट मटेरियल्स को रफेज बाहर निकालने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिले तो डॉक्टर्स जब किसी को अनडाइजेशन की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर्स उन्हें फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स की मात्रा, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनमें फाइबर्स की मात्रा अधिक होती है, राइट? जो ये रफेज होते हैं ये हमें प्लांट्स उत्पाद से प्राप्त होते हैं, राइट? अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो आपको रफेज पता होगा कि रफेज हम किसे कहते हैं और रफेज हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है। ओके, सो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो सेलुलोज रिच फूड होते हैं वो रफेज के स्रोत इसलिए हैं क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलोज डाइजेस्ट इंजाइम नहीं है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग जो इंजाइम होता है वो हमारे शरीर में, ह्यूमंस में नहीं होता। सो ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज क्यों? क्योंकि दे लैक द इंजाइम सेलुलोज। ओके, सो देखिए यहाँ पे पूछा है कि ह्यूमन बीइंग्स में सेलुलोज रिच फूड के लिए रफेज क्यों स्रोत है, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, दैट्स व्हाई रफेज जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स में स्रोत होता है उनका। उनके सेलुलोज रिच फूड का स्रोत जो होता है वो रफेज होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज रिच फूड को पचाने के लिए ह्यूमन बीइंग्स में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता, राइट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे सीटेड साइंस 11 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया था कि विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। देखिए पहली तो यहाँ बात हो रही है वसा में घुलनशील विटामिन की, दूसरी यहाँ पे बात हो रही है अच्छी त्वचा की। सो देखिए अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यक है। तो सी पहले हम बात करते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। तो देखिए जो विटामिन है ये हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होते हैं, इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, उनको जो हेल्प देता है, उनको सहायता प्रदान करते हैं विटामिन। तो देखिए अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो हमें डिजीज से फाइट करने की क्षमता प्रदान होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। ओके, सो जो विटामिन होते हैं ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद से हम बात करें विटामिन की खोज की, तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम एनाई ल्यूनिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। एनाई ल्यूनिन, ठीक है, एनाई ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन को खोजा था, विटामिन की खोज की थी सर्वप्रथम। ओके, लेकिन जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, अब बात करते हैं कि विटामिन जो है इसके अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण किसने किया? तो ड्रुमंड नामक वैज्ञानिक ने। ड्रुमंड नामक वैज्ञानिक ने इसका अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर वर्गीकरण किया विटामिन का। ओके, देखिए तो एनाई ल्यूनिन जो थे उन्होंने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने। और ड्रुमंड नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का वर्गीकरण अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया। ओके, अब बात करते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है। ओके, सो देखिए जो विटामिन होता है वो घुलनशीलता के आधार पर यानी कि सोल्यूबिलिटी के आधार पर दो प्रकार के विटामिन होते हैं। पहला होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, ओके, जिसको हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसमें आपका कौन कौन सा विटामिन आ जाएगा? तो विटामिन ए, ओके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये है आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, दूसरा होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। ओके, वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी।
ओके। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होता है वो आ जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। देखिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, ओके, इसलिए हमें इन्हें प्रतिदिन खाने की आवश्यकता होती है, ओके। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के, ओके। सो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि अच्छी त्वचा की भी बात हो रही है और वसा में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है, तो वसा में घुलनशील विटामिन के हैं और विटामिन ए हैं, बट अच्छी त्वचा की बात हो रही है तो विटामिन ए की बात हो रही है, क्योंकि विटामिन ए की मात्रा जिसमें अधिक होती है, तो विटामिन ए हमारे लिए अच्छी त्वचा और अच्छी आंखों की दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, राइट, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई आपकी, ओके। सो जो विटामिन ए होता है ये आपको, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, राइट। सो विटामिन ए जो है ये हमारी अच्छी त्वचा के लिए और अच्छी आंखों की दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, जैसा कि हमने अपने पहले क्लास में डिस्कस किया था, राइट। हमने अपने पहले क्लास में डिस्कस किया था ना कि विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर की खूबसूरती, शरीर को खूबसूरत, त्वचा को अच्छा बनाने में, और जो होता है कि आंखों की दृष्टि, नाइट ब्लाइंडनेस जैसा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, आंखों की दृष्टि चली जाती है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है, तो वो सब विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग मीन्स, है ना। तो देखिए विटामिन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए ये अच्छी त्वचा के लिए भी सहायक है और वसा में घुलनशील विटामिन भी है, ओके। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, राइट, जो कि हमें सिट्रस फ्रूट्स में प्राप्त होता है विटामिन सी, ओके। विटामिन सी जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है उस चीज़ को, विटामिन ए जो रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी और जेरोफथैल्मिया, ओके। विटामिन बी1 की बात करें तो उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, केमिकल नेम क्या होते हैं, तो थायमीन, और उनकी कमी से होने वाला रोग है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी1 से क्वेश्चन बनता है, बी3 से क्वेश्चन बनता है और बना भी है, ओके। विटामिन बी1, बी3, फिर विटामिन ए से क्वेश्चन बना है। बी2 की बात करें तो इनका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, ओके। इनकी कमी से जीभ की सूजन, मुख के कोनों में घाव, ओके। इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मुख के कोनों का कटना, ठीक है, और जीभ की सूजन मीन्स जिसको हम कहते हैं मुख के कोनों में घाव मीन्स की कैलोसिस, ओके। और विटामिन बी3 की बात करें तो केमिकल नेम इसका होता है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, ओके। इनकी कमी से होने वाला रोग है पिलाग्रा, ओके। ये आप लोगों को याद रखना है कि निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं, इनकी कमी से होने वाला रोग है वो है पिलाग्रा। हाथ तथा जीभ की जो त्वचा होती है वो खुरदरी एवं मोटी हो जाती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं विटामिन बी5 जिसको हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, ओके। केमिकल नेम इज पेंटोथेनिक अम्ल, ओके। क्या होता है ये पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो केमिकल नेम होता है विटामिन बी5 का। इनकी कमी से क्या होता है, थकान और मांसपेशियों में ऐंठन, ओके। और जो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है वो हो जाता है, ओके। सो विटामिन बी6 की बात करें तो इनका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, ओके। पायरिडॉक्सिन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी6। इनकी कमी से एनीमिया, जी मिचलाना, खिन्नता, ऐंठन ये सब हो जाता है, ओके। विटामिन बी7 की बात करें तो इनका केमिकल नेम है बायोटिन, और इनकी कमी से बालों का पतला होना और त्वचा संपर्क चकते हो जाते हैं, ओके। विटामिन बी7 ये सब आप लोगों को नोट्स में लिख लेना है ताकि आप लोग इसे भूले ना। बात करें विटामिन बी12 की तो इनका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन, ओके। इनमें कोबाल्ट पाया जाता है बेसिकली, देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कोबाल, ओके। साइनोकोबाल्मिन, ओके। साइनोकोबालामिन इज द केमिकल नेम ऑफ बी12, और इनकी कमी से पीली त्वचा और कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है, ओके। बात करें विटामिन सी की तो विटामिन सी इससे भी क्वेश्चन बना है, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है बेसिकली, ओके। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है, मीन्स की मसूड़ों से खून बहना, ओके। और एनीमिया मीन्स की थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाना, कमजोरी आ जाता है, मसूड़े से खून बहते हैं, ओके। बेसिकली आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बट विटामिन सी में भी स्कर्वी रोग हो जाता है और
कमजोरी महसूस होने लगता है। ओके, सो एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ओके, इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है और अस्थि मृदुता मीन्स ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ओके, विटामिन ई की बात करें तो इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ओके, इसकी कमी से क्या हो जाता है तो स्नायु और तंत्रिका क्षति। ओके, विटामिन ए की कमी से स्नायु और तंत्रिका क्षति नामक रोग हो जाता है। इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ओके, बात करें विटामिन के की, जो कि आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि इसका केमिकल नेम देखिए क्या होता है, फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। ओके, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। और इसकी कमी से रक्त के थक्के जमने की कमी हो जाती है, मीन्स की ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती अगर विटामिन के की कमी है तो। ओके, अगर आपको चोट लगती है तो वहां से खून आते हैं, बट कुछ देर बाद वहां से ब्लड जो होते हैं, खून जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं अपने आप। बट जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड रुकेगा ही नहीं, ब्लड बंद ही नहीं होगा, बहुत तेजी से फ्लो होगा बाहर। ओके, सो विटामिन के की जब कमी होती है शरीर में तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड के थक्के नहीं जमते और ब्लड तेजी से बाहर फ्लो करने लगता है। सो चोट लगने पे अधिक खून तेजी से बाहर निकलने लगता है। सो वहां पे विटामिन के की कमी होती है। अगर ब्लड रुक जाता है मीन्स की ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड के थक्के जम रहे हैं, तो ब्लड कुछ देर बाद घाव लगने पे कुछ देर बाद ब्लड अपने आप बंद हो जाता है। राइट, सो देखिए ये सब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए इनके केमिकल नेम। कभी कभी विटामिन डी की जगह कैल्सीफेरॉल दे देगा तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे आप लोगों को केमिकल नेम याद होगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए। तो जैसा कि हमें पता है कि मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ओके, सो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे ऐसे। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, आयरन, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में भी देखिए विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं पाया जाता। आयरन हेमोग्लोबिन एनीमिया, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसको हम खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में पाते हैं। ओके, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, यहाँ भी आयरन नहीं होगा क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन एनीमिया की कमी, एनीमिया हो जाता है हेमोग्लोबिन की कमी से और रक्तता हो जाती है जो कि हमें स्पिनेच मीन्स की पालक और जैगरी मीन्स गुड़ में प्राप्त होता है। ओके, दूध में हमें विटामिन डी और कैल्शियम की प्राप्ति होती है। राइट, देखिए तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, ये आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो कि दूध में पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। राइट, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे ऐड भी कर दिया है कि दूध में क्या क्या पाए जाते हैं। दूध में आपके कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 और जिंक, ये सभी आपके दूध में देखने को मिलते हैं। ओके, सो देखिए कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 और जिंक, ये सभी पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सीटेड साइंस 2016, 2021, 2022 और 7 फरवरी के भी शिफ्ट में, 2023 के 7 फरवरी के भी शिफ्ट में पूछा गया था। सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेलुलोज वाला क्वेश्चन, देखिए ये आपके सीटेड साइंस 2016, 2021, 2022 और 7 फरवरी 2023 के भी शिफ्ट में बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने अभी ऊपर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देखिए जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेज दैट इज रफेज, जो कि बाद में चल के फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉन्सिडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो देखिए ये जो सेलुलोज होता है बेसिकली, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंस दैट इज रफेज, रफेज जिसको हम रुक्षांश बोलते हैं, ये दिया है कि आर कॉन्सिडर्ड एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब कि मानव के संतुलित आहार में एसेंशियल माने गए। ओके, सो निम्न में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है। ओके,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलोज। ओके, सो हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है सेलुलोज के बारे में। ओके, सो देखिए हम तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट। सो ह्यूमन बीइंग्स के पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, दैट्स वाई वो सेलुलोज को नहीं पचा सकते। और ये जो सेलुलोज होता है ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है और एज इट इज स्टूल पास होता है तो उसके थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है। ओके, ये हमारे बॉडी में स्टूल पास करने के लिए मीन्स कि इस एक्सक्रीशन के टाइम बहुत ही हेल्प करता है। ओके, सो जो ये फाइबर होता है, छिलके वगैरह हैं, उन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए। ओके, अगर आप फाइबर मीन्स की रफेज नहीं कंज्यूम करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की या अनडाइजेशन की समस्या देखने को मिलेगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आपके सीटेड साइंस 2012 के शिफ्ट में पूछा गया कि द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम, आयोडीन एंड फ्लोरीन, आयरन एंड आयोडीन। सो देखिए यहाँ पे राइट अमाउंट की बात कर रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे मसल्स की फंक्शनिंग के लिए हमें आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, राइट। और अगर हम बात करें मेजर रिक्वायरमेंट की तो ये जो आयरन है ये मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये माइनर रिक्वायरमेंट होती हमारे मसल्स के लिए। ओके, तो देखिए आयरन जो है माइनर अमाउंट में हमें चाहिए होता है, मीन्स कि छोटे अमाउंट में चाहिए होता है। तो जब हमें आयरन छोटे अमाउंट में चाहिए होता है तो यहाँ पूछा है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए, मीन्स कि यहाँ पे पूछा है कि राइट अमाउंट की बात कर रहा है। ओके, राइट अमाउंट, और हमें आयरन जो माइनर, ओके, छोटे अमाउंट में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंड ऑप्शन में है सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, सोडियम एंड पोटाशियम। ओके, सो यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम है ये हमारे मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में राइट अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, और कैल्शियम भी चाहिए होता है। ओके, और जो मैग्नीशियम होता है वो भी हमारे मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में राइट अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, जो मैग्नीशियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मेजर अमाउंट में मतलब कि राइट अमाउंट में हमारे मसल्स को चाहिए होते हैं। ओके, और बहुत ही माइनर मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट में आयरन भी हमारे मसल्स के लिए चाहिए होता है। ओके, और आयोडीन भी चाहिए होता है। ओके, आयरन और आयोडीन जो है वो माइनर अमाउंट में हमारे मसल्स को चाहिए होता है, मतलब छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, बट यहाँ पे राइट अमाउंट में पूछा है। ओके, सो राइट अमाउंट में आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये राइट अमाउंट में हमारे मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होते हैं मेजर अमाउंट में। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, और एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये आयरन और कैल्शियम है, ओके, जो ये आपके आयरन और कैल्शियम है, ओके, सो ये आयरन और कैल्शियम ये मेटल के धातु हैं। ओके, मेटल के धातु हैं, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये मेटल के धातु हैं। ओके, आयरन एंड कैल्शियम। सेम ऐसे ही एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम एंड पोटाशियम है ये भी आपके मेटल है, मीन्स की धातु है। ओके, और एक चीज और कि ये जो ये सोडियम पोटाशियम मेटल होते हैं ना, ये बहुत ही रिएक्टिव, बहुत ही अभिक्रियाशील मेटल होते हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होते हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं कि केरोसिन के तेल में डिप करके रखते हैं। ओके, सो ये आप लोग याद रखिएगा। बात करें आयोडीन की तो ये आयोडीन जो है आपका, ये है आपका नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल। ओके, सो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो नॉन मेटल आयोडीन जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी की बात करें, मान्यता ये नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़े हम तो ये चमकीले नहीं होते ये अधातु। ओके, लेकिन आयोडीन की बात करें अगर तो एक्सेप्शन के तौर पे हम देखें तो ये आयोडीन जो होते हैं बहुत चमकीले होते हैं, और बेसिकली ये हमारी मदद करता है थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है सिक्रेट कराने में।
प्रॉपर फंक्शनिंग जो थायराइड ग्लैंड की हो सके उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें आयोडीन चाहिए होता है। ओके, और बच्चों में जो आयोडीन की कमी होती है तो मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाती है उनकी। ओके, सो जो थायराइड ग्लैंड है तो वो आयोडीन के लिए सहायक होता है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड में सहायक होता है। ओके, सॉरी, आयोडीन जो होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड में सहायक होता है। ओके, सो ये थे आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसको मैंने कवर किए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये सीटेड साइंस 2012 में बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, द डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रफेज। ये तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था। द डाइटरी फाइबर्स मतलब कि आहारी रेशे, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम रुक्षांश भी कहते हैं, यानी कि रफेज भी कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स मीन्स आहारी रेशे को हम रफेज भी कहते हैं। ओके, सो इतना अब तो आप लोगों का 2 बार से पेपर जो है वो बहुत ही लेंथी बन रहा है। ओके, टाइम टेकिंग पेपर बन रहा है। सो आप लोगों को एसर्शन रीजन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो द डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रफेज, ऐसे, और उसका रीजन दे देगा, अभिकथन दे देगा, और ऊपर से या फिर ऐसे पूछ देगा कि रीजन 1 रीजन 2 ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो आप लोगों को वहां पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके सीटेड साइंस 2013 और जनवरी 2023 में भी पूछा गया था। जनवरी 2023 के किसी शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ओके, यह चरण सही क्रम में नहीं, यानी कि ये स्टेप सही क्रम में नहीं है, हमें उन्हें सही क्रम में अरेंज करना है, व्यवस्थित करना। ओके, सो चलिए हम देखते हैं क्या स्टेप्स दिए गए हैं, ऑप्शंस में चेक करते हैं। देखिए, हमने अपने पहले क्लास में पढ़ा था प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण कैसे किया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, और हमने अपने फर्स्ट क्लास में इसको पढ़ा भी था। अगर आपने देखा होगा पहला क्लास तो आपको पता होगा और आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स में दिया है कि परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। सो ये हो जाएगा आपका स्टेप 1। हमने पढ़ा था ना कि हम भोजन लेंगे, उसका चूड़ा बनाएंगे, यानी कि उसका पाउडर या फिर पेस्ट बनाएंगे, फिर टेस्ट ट्यूब में यानी कि परख नली में डाल के हिलाएंगे, उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स जल की बूंद डालेंगे, 10 ड्रॉप्स, उसको हिलाएंगे, उसके बाद से उसमें कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंद डालेंगे, उसके बाद उसमें NaOH या फिर कॉस्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं वो डालेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपका स्टेप 1 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब बात करते हैं कि जो हम खाद्य पदार्थ जो हम लिए उसका हम पाउडर और पेस्ट बनाएं। ओके, उस पेस्ट को, उस खाद्य पदार्थ का जो हम कुछ भाग लेंगे, जो हमने पाउडर बनाया मीन्स चूड़ा बनाया, उसका कुछ भाग लेंगे और परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ओके, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब में आपने खाद्य पदार्थ का जो चूड़ा बनाया उसको डाल दिया। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 बूंद जल डालेंगे। ओके, 10 बूंद जल डालेंगे। अब इस परख नली को हम हिलाएंगे। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिलाएंगे। ओके, 2 बूंद इसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिलाएंगे। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि परख नली में यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में 10 बूंद कॉस्टिक सोडा मीन्स NaOH विलयन को डालेंगे। ओके, मीन्स की NaOH सोल्यूशन को यानी कि कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन को डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को भली भांति हिलाएंगे। देखिए NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सो कॉस्टिक सोडा की जगह पे अगर NaOH दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कॉस्टिक सोडा की जगह अगर NaOH दे दे मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो ये आपके स्टेप हो गए। अगर ये सारे स्टेप करने के बाद वहाँ पे वायलेट कलर यानी कि बैगनी कलर अगर दे दे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे प्रोटीन की उपस्थिति है। ओके, वायलेट कलर मीन्स बैगनी कलर अगर दे दे, सो सही चरण क्या हो जाएगा, B, A, D और C। ओके, सो ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, B, A, D और C। ओके, पहले भोजन लिया, उसका चूड़ा बनाया, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे मीन्स परख नली में डाल देंगे, उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉप्स मीन्स 10 ड्रॉप्स जल की बूंदें यानी कि पानी डाल देंगे, उसके बाद हम कॉपर सल्फेट की 2 या 3 बूंद डालेंगे, उसके बाद हम उसमें NaOH और कॉस्टिक सोडा डालेंगे। ओके, उसके बाद आपका वायलेट कलर मीन्स बैगनी कलर दे देगा। अगर वो बैगनी कलर दे देगा मीन्स प्रोटीन की उपस्थिति है। ओके, सो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके सीटेड साइंस 2021 दिसंबर के शिफ्ट में पूछा गया था। दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि द विटामिन विच आल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स आर, जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वह है। सो सी, ए, सी और ई ये होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट। ओके, विटामिन ए, सी और विटामिन ई इज एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, क्यों? अब आप कहेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, तो देखिए जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उपचायक रोधी जो होते हैं, वो बेसिकली जो हमारी कोशिका होती है, सेल होते हैं, उन्हें डीके होने से बचाते हैं। ओके, ये जो विटामिन होते हैं ये हमारी कोशिका को डीके होने से, जल्दी खराब होने से, जल्दी मरने से बचाते हैं। ओके, और ये हमारे एंटी एजिंग को भी रोकते हैं। ओके, इनको हम एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को भी। एंड जो हमारी एजिंग होती है तो एजिंग को रोकते हैं। ओके, जो मतलब कि सेल की एक्टिविटी होती है, तो बेसिकली हम कहें तो सेल की जो एक्टिविटी होती है वो 30 वर्ष से अधिक होने पे सेल की एक्टिविटी हर वर्ष 2% कम होने लगती है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स, वो क्या करते हैं कि हमारे सेल जो होते हैं उनको डीके होने से बचाते हैं, उनको जल्दी खराब होने से बचाते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि सेल मरते हैं, फिर दूसरे सेल मतलब कि सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो एक सेल मरते हैं, फिर दोबारा पुनर्निर्माण हो जाता है 2 सेल का। ओके, सो मतलब कि कोशिका विभाजन होता रहता है। मान लीजिए एक से 2 बन गए, ऐसे बनते रहते हैं सेल। ओके, सो सेल मरते हैं, फिर नए सेल बन जाते हैं। ओके, सो जो एक सेल है उनकी चलने की प्रक्रिया जो होती है वो इन एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन की वजह से बढ़ जाती है। ओके, सो वही हम यहाँ पे कहेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होती है, मतलब बेसिकली हम कहें तो ये एजिंग को रोकते हैं, एंटी एजिंग विटामिन भी इन्हें कहा जाता है। ओके, और हमारे सेल को जल्दी डीके नहीं होने देते, जल्दी मरने भी नहीं देते। ओके, सो ये सेल की जो लाइफ होती है उसको बढ़ा देते हैं, मीन्स कोशिका की लाइफ को बढ़ा देती हैं, और हमारी जो एज होते हैं वो जल्दी पता नहीं चलने देते। सो कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स में आ जाएंगे? सो ए, सी एंड ई। ओके, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपके सीटेड साइंस 2021 में पूछा गया था। ओके, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में, मतलब कि स्तर बढ़ाने में मदद करता है? ओके, सो मीन्स कि इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प्स यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन योर बॉडी। ओके, सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मक्का, मटर, सोयाबीन एंड बादाम। सो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मक्का हो गया वो आपका आंसर हो गया, क्योंकि वीट, राइस, मेज ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका 21 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में बना था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, सो एसर्शन क्या दिया है, विकथन क्या दिया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, टोमेटो, कीवी, कुकुम्बर एंड पीचेस शुड बी पील्ड बिफोर ईटिंग। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि हम सेव, टमाटर, कीवी, कुकुम्बर और पीचेस के छिलके को उतार के खाते हैं। नहीं, खाने से पहले इनके छिलके नहीं उतारे जाते, क्योंकि अगर हम इनके छिलके उतार देंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में हमें फाइबर्स नहीं मिलेंगे, रफेज की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर दिक्कत हो सकती है डाइजेशन में, राइट। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एक्सक्रीशन में। ओके, सो जैसा कि पता है कि हमें कि फाइबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, मीन्स जो रुक्षांश यानी कि जो रफेज होते हैं। ओके, सो अगर हम इनके छिलके छील के खाएंगे तो हमें फाइबर्स की प्राप्ति नहीं होगी। ओके, देखिए रीजन में क्या दिया है, द पील ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉन्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर्स। एग्जैक्टली, जो उनके छिलके होते हैं वो कुछ फलों के, जो कुछ फ्रूट्स होते हैं, सम फ्रूट्स होते हैं, कुछ फलों के छिलकों में बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं, राइट। सो ये सही है, रीजन आपका सही है, एसर्शन गलत है। अगर यहाँ पे नॉट दे दिया रहता, शुड नॉट बी पील्ड बिफोर ईटिंग, तो सही हो जाता है एसर्शन भी और रीजन भी। तो चलिए देखते हैं, आपका एसर्शन यहाँ पे गलत है और रीजन सही है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एसर्शन गलत है, रीजन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। ए सही है और आर गलत है, नहीं।
आर सही है और ए गलत है। आप आसानी से यहाँ ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि एसर्शन गलत है और रीजन सही है, और एकमात्र बस इसी ऑप्शन में ये दिया है कि एसर्शन गलत है और रीजन सही है। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके 22 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में बना कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन की बात हो रही है। तो मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है, और जो फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन है वो है आपके विटामिन ए, डी, ई और के। ओके, विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं वो होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे विटामिन सी होते हैं इनको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, जो विटामिन B1 होते हैं उनको हम थायमिन बोलते हैं, और जो विटामिन B2 होते हैं उनको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ओके, और जो विटामिन B3 होते हैं उनको हम नियासिन बोलते हैं। ओके, विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो विटामिन ए होते हैं उनको हम रेटिनॉल बोलते हैं। ओके, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। ओके, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ई को हम टोकोफेरल बोलते हैं। ओके, विटामिन ई को हम टोकोफेरल बोलते हैं। ओके, टोकोफेरल। और जो ये विटामिन डी है आपका इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरल। ओके, कैल्सीफेरल। ये तो आपको नाम से भी समझ में आ जा रहा है कि कैल्सीफेरल मीन्स कि कैल्शियम, राइट। सो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं। ओके, और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। ओके, यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उस विटामिन के सेट की पहचान करना है जो आपके लीवर में भंडारित रहते हैं लेकिन आपके शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि देखिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो लीवर में। ओके, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपके लीवर में स्टोरेज होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। तो फैट सोल्यूबल विटामिन, इसी से आप ऑप्शन में पहुंच जाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, ये लीवर में स्टोर होते हैं। ओके, और जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं इसका स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें प्रतिदिन खाने की आवश्यकता होती है, राइट। सो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं आपके, बी और सी। तो बी यहाँ भी दे रखा, सी यहाँ भी दे रखा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो लीवर में स्टोर होते हैं। ओके, लीवर में स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं जो कि आपके सीटेड साइंस 24 दिसंबर 2021 में पूछा गया कि इन ए बैलेंस डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और रेशा, विटामिन और प्रोटीन। तो हमने अपने पहले क्लास में ही पढ़ा था कि मोस्ट एनर्जी की बात हो रही है, तो हमें पता है कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जिस भी भोजन में हो उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो आप इसी से आंसर में पहुंच जाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपकी सीटेड साइंस 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पूछा गया कि भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है। तो हमने आपको ऊपर बताया था कि विटामिन सी, अगर हम नींबू को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डालेंगे तो वहाँ पे जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, तो वो होता है विटामिन सी, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अर्थात ये गर्म करने पर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ओके, सो विटामिन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके सीटेड साइंस 3 जनवरी 2022 में पूछा गया कि निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है। ओके, ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। ओके, सो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के वो सोर्स जो ग्लूटेन नामक घटक होता है। देखिए तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जो होते हैं वीट होते हैं। ओके, गेहूं, राइट। सो इसमें ग्लूटेन नामक घटक होता है, मीन्स कि जब आटा गूंथते हैं तो जो वीट जो चिपचिपा सा हो जाता है। ओके, सो वो ग्लूटेन है और इस ग्लूटेन से कुछ व्यक्तियों को एलर्जी भी हो सकती है। ओके, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। सो ये जो वीट है, ओके, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो कि ग्लूटेन नामक घटक होता है। ओके, सो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके सीटेड साइंस 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में बना कि किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। राइट। सो मैंने आपको पहले भी बताया कि विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, मीन्स ब्लड का थक्का नहीं जमता। तो अगर हमें चोट लगेगा और विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड इतना तेजी से फ्लो करेगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं। ओके, और अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो रही होती है, विटामिन के की उपस्थिति होती है, तो हमारी जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो हो रही होती है, तो ब्लड का थक्का जब जमने लगता है तो वहां पे क्या होता है कि आपका रक्त जो होता है, खून जो होता है, चोट लगने के बाद कुछ देर खून निकलता है, उसके बाद खून बंद हो जाता है अपने आप। राइट। सो अगर अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो वहां पे विटामिन के की कमी है। विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, और अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती तो आपको चोट लगेगी, तो वहां से ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहुत तेजी से फ्लो करेगा। ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन के में ब्लड की क्लॉटिंग, अगर उसकी विटामिन के की कमी है तो वहां पे आपको ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ओके, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि विटामिन के जो है, इसका जो केमिकल नेम, मीन्स की जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका फाइलाग्विनोना। ओके, फाइलाग्विनोना, और इसको हम एक और नाम से कहते हैं नेफ्थाक्विनोन। ओके, नेफ्थाक्विनोन भी कहा जाता है। ओके, नेफ्थाक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन। ओके, और एक और नाम है, उसको हम कहते हैं मेनाडियोना। ओके, मेनाडियोना। सो ये आपके विटामिन के केमिकल नेम है, मीन्स की रासायनिक नेम है। ओके, और विटामिन के की जो प्रमुख स्रोत होती है, प्रमुख सोर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो सब्जियां, पालक, फल में आपका सेब हो गया। ओके, एप्पल हो गया मीन्स। और इसकी कमी से आप लोग ये याद रखिएगा कि इसकी कमी से रक्तस्राव होता है, मीन्स की रक्त रुकता ही नहीं है, तेजी से फ्लो होता है। उसको हम लोग हेमोरेज भी कहते हैं। ओके, हेमोरेज। ओके, हेमोरेज भी कहते हैं उसको, रक्तस्राव या फिर हेमोरेज। ओके, हेमोरेज। सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि विटामिन के की कमी से हेमोरेज नामक रोग हो जाता है, मीन्स रक्तस्राव होने लगता है, रक्त तेजी से बहने लगता है बाहर बॉडी में। जब हमको चोट लगती है तो वहां पे ब्लड कुछ समय बाद तो बंद हो जाता है, बट अगर विटामिन के की कमी है तो वहां पे रक्तस्राव, हेमोरेज नामक रोग हो जाता है। सो ब्लड रुकता ही नहीं है, ब्लड तेजी से फ्लो करता है। ओके, और विटामिन के का जो निक नेम होता है उसको हम कहते हैं एंटी हेमोरेजिक विटामिन। ओके, एंटी हेमोरेजिक विटामिन जो होता है वो आपके विटामिन के का निक नेम होता है। ओके, विटामिन के का निक नेम, मीन्स की उपनाम जो होता है वो होता है आपका एंटी हेमोरेजिक। ओके, एंटी हेमोरेजिक। ओके, सो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी आ जाता है कि विटामिन के की कमी से जो हेमोफीलिया नामक रोग होता है, तो ये गलत है। विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया नामक रोग नहीं होता है। विटामिन के की कमी से हेमोफीलिया नामक रोग नहीं, बल्कि थर्मोप्लास्टिक की कमी से हेमोफीलिया नामक रोग होता है, जिसको हम ब्लड प्लास्टिक में, ओके, ब्लड प्लास्टिक में कमी हो, मतलब थर्मोप्लास्टिक की कमी से हेमोफीलिया नामक रोग होता है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके 21 जनवरी 2024 मीन्स की अभी जो रिसेंटली जनवरी में आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा था कि आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मीन्स की लेस अमाउंट में जो रिक्वायर्ड होता है, और मैक्रो मीन्स की ज़्यादा अमाउंट में जो लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो लार्जर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स की सूक्ष्म। देखिए माइक्रो मीन्स की सूक्ष्म, मतलब कि जो लेस अमाउंट में लिया जाता है। ओके, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे पूछा है कि सेट ऑफ
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। सो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से पादप मीन्स कि पौधे के सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान करना है। मतलब कि जो प्लांट्स के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सेट दिए गए हैं, उनमें से पहचान करना है कि कौन से प्लांट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, और यहाँ पे हमें बताना है, उनकी पहचान करना। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है आपका कॉपर, फास्फोरस और कैल्शियम। ओके, सो देखिए फास्फोरस जो है ये हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। कैल्शियम भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, राइट। बात करें कॉपर की तो कॉपर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होगा, बट ये दोनों ऑप्शन तो ये दोनों तो गलत दिया है ना, फास्फोरस और कैल्शियम। ओके, सो बात करें सेकंड ऑप्शन की तो सेकंड ऑप्शन में सल्फर, एल्युमिनियम और क्लोरीन। ओके, तो सल्फर की बात करें तो सल्फर भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, राइट। सल्फर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा ना। सो बात करें अब थर्ड ऑप्शन की तो ये ऑप्शन भी हट गया हमारा। बात करें थर्ड ऑप्शन की तो जिंक, आयरन और मैग्नीज ये होगा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि जिंक, आयरन और जो मैग्नीज होता है ये आपका आ जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सूक्ष्म रिक्वायरमेंट्स होती है, माइक्रो रिक्वायरमेंट्स मतलब कि लेस अमाउंट में लिया जाता है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। ओके, ज़्यादा लिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर, तो पोटेशियम भी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा, मैग्नीशियम भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा। ओके, और कॉपर जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा। सो देखिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में, तो उनको हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जो होते हैं वो होते हैं आपके, इनको हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ट्रेस मिनरल्स। ओके, ट्रेस मिनरल्स। ओके, सो ट्रेस मिनरल्स इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी हम देखेंगे, पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। इनमें क्या क्या आ जाता है प्लांट्स में तो आयरन, ओके, आयरन, इसमें आ जाएगा बोरोन, ओके, इनमें आ जाएगा आपका क्लोरीन, इनमें आ जाएगा आपका मैग्नीज, ओके, इनमें आपका जिंक भी आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, ओके, और निकल आ जाएगा। ओके, सो ये आपके हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बात करें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आ जाएगा, देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इनमें आपका आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ओके, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, ये हो गए आपके प्लांट्स के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, प्लांट्स में पाए जाने वाले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, राइट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकल। ओके, ये हो जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। ओके, सो देखिए असर्शन जो है अभिकथन जो है वो है हर्बीवोर्स हैव अ मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। ओके, सो ये भी आपके आई थिंक 2023 या 2022 में से क्वेश्चन मैंने वहाँ से निकाला है आपके पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सो देखिए यहाँ पे असर्शन में क्या दिया है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो मतलब कि जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स मीन्स कि जो शाकाहारी होते हैं, ओके, शाकाहारी एनिमल्स जो होते हैं उनमें लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स कि मांसाहारी, ओके, मांसाहारी। तो जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, ओके, उनकी अपेक्षा जो बात करें हम हर्बीवोर्स की, जो शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी में मीन्स कि हर्बीवोर्स में मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगर हम कार्निवोर्स से कंपेयर करें हर्बीवोर्स को तो कार्निवोर्स की अपेक्षा हर्बीवोर्स में स्मॉलर इंटेस्टाइन जो होता है वो लॉन्गर होता है। ओके, और इनका रीजन क्या दिया है,
ओके। सो देखिए रीजन दिया है सेलुलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट देम मीट। एग्जैक्टली। सो बात यहाँ पे हो रही है कि देखिए जो कार्निवोर्स होता है उनके कंपैरिजन में हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है, राइट। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके भोजन में सेलुलोज होता है ज़्यादा, ओके। जैसे कि घास फूस हो गया, मोटे छिलके हो गए, सो उनको पचाने के लिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। सेलुलोज को पचाना मुश्किल है, राइट। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। हर्बीवोर्स में मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ओके। सो देखिए ऐसे इसलिए तो जो सेलुलोज होते हैं तो उनको मीट के कंपैरिजन में डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि सेलुलोज को पचाना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो सेलुलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द मीट। इसलिए हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके स्मॉलर इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्गर होती है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए वो सेलुलोज को पचा सकते हैं। इसलिए वो कुछ भी खाते हैं, घास फूस, मोटे छिलके वगैरह, सो वो पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है कंपैरिजन में, कार्निवोर्स के कंपैरिजन में, ओके। सो सेलुलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट द मीट, दैट्स व्हाई herbivores have much longer small intestine as compared to carnivores, ओके। सो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सी, आपका पहला ऑप्शन ही सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हिंदी वालों के लिए है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफी लंबी होती है। उसका रीजन क्या दिया है, कारण क्या दिया है कि मांस की अपेक्षा सेलुलोज का पाचन अधिक कठिन होता है। एग्जैक्टली। सो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट्स ऑफ ए प्लांट, ओके। सो यहाँ पे दिया है कि कौन सा ऐसे, यहाँ पे कौन सा पेयर है जो मीन्स की कौन सा विकल्प पौधों को रूपांतरित, मतलब पौधों की रूपांतरित जड़ों के रूप है, ओके, मॉडिफाइड रूट्स, ओके। सो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए हैं ऑनियन, टर्निप मीन्स की प्याज और सलजम। सेकंड ऑप्शन दिया है सलजम और गाजर मीन्स की कैरेट, ओके। और यहाँ पे दिया है थर्ड ऑप्शन आपका कैरेट और पोटैटो मीन्स गाजर आलू। और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका आलू और मटर मीन्स पीस, ओके। तो इसका सही ऑप्शन अब हो जाएगा आपका टर्निप और कैरेट, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ओनियन जो है, देखिए ओनियन की अगर हम बात करें तो ओनियन के स्टेम, ओके, सॉरी लीव्स मीन्स कि ओनियन के पत्ते खाए जाते हैं, यानी कि लीव्स, राइट, ओनियन के लीव्स, ओके। टर्निप की बात करें तो इसके रूट, ओके, इसके रूट खाए जाते हैं, ओके। बात तो यहाँ पे टर्निप और कैरेट हो गया, तो दोनों के रूट, यहाँ पे रूट्स ही तो पूछा है, राइट। सो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे कैरेट तो रूट्स में चला गया, बट पोटैटो इसकी वजह से यहाँ पे भी गलत हो गया कि पोटैटो जो है इसका स्टेम खाया जाता है मीन्स तना, ओके, तना। यहाँ पे अगर बात करें तो पोटैटो तना में आ जाएगा मीन्स स्टेम में आ जाएगा, और पीस की बात करें तो ये फ्रूट में आ जाएगा, राइट। पीस की बात करें तो ये, मटर की बात करें तो ये फ्रूट में आ जाएगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, टर्निप एंड कैरेट, ओके, दिस वन इज करेक्ट आंसर। सो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, दोनों रूट में आ जाएगा, ओके। यहाँ पे पूछा है मॉडिफाइड रूट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, ये आपके आई थिंक 2022 के शिफ्ट में, आई थिंक या 2023 के शिफ्ट से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिफरेंट विटामिन इन कॉलम ए विद देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। विटामिन कॉलम ए में विटामिन दिए हैं और कॉलम बी में उनके फंक्शंस मीन्स की उनके कार्य दिए हैं, हमें उनको मिलाना है, मैच करना है एक दूसरे से, ओके। अब तो ये आप आसानी से कर लेंगे, हमने सब समझ लिया है अब। तो देखिए विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या करता है, सो कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, राइट। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट मेनी डिजीज, राइट, मतलब कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, डिजीज से फाइट करने की क्षमता प्रदान करता है, राइट, मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता, और जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होते हैं, उनको स्ट्रांग बनाता है विटामिन सी। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ओके। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मेंटेनिंग हेल्थ, ओके। सो कौन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में चेक करते हैं। विटामिन ए का क्या हो जाएगा, विटामिन ए का हो जाएगा सेकंड, विटामिन सी का क्या हो जाएगा तो थर्ड, ओके। चलिए देखते हैं। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा तो फर्स्ट, ओके। सो पहला है हमारा सेकंड, दूसरा है हमारा थर्ड और तीसरा है हमारा फर्स्ट, ओके। सो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट,
ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ओके, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सी ए का सेकंड, ओके, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, ओके, और डी का फोर्थ। ओके, सो आप लोग ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने हिंदी में ऐड किया है, विटामिन ए अस्थियों। विटामिन ए से क्या होता है कि हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। विटामिन बी शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, राइट। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। आपका असर्शन दिया है, मीन्स की अभिकथन दिया है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेस और गुड सोर्स ऑफ रफीज फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये जो दिया है कि सेलुलोज रिच जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो मानवों के रुक्षांश के लिए अच्छे स्रोत होते हैं, मीन्स सोर्स होते हैं। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, सेलुलोज रिच जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो मानव के रुक्षांश यानी कि रफेज के स्रोत होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। ओके, रीजन देखते हैं। रीजन 1 कह रहा है आपका कि सेलुलोज गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ऊपर के क्वेश्चन में भी, कि सेलुलोज जो जैसे कि ह्यूमन में जो होते हैं कि सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, राइट। सो सेलुलोज एब्जॉर्ब नहीं होते और फाइबर में कन्वर्ट नहीं होते डाइजेशन के समय। ओके, सो ये ऑप्शन रीजन गलत है आपका कि सेलुलोज गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फाइबर्स ड्यूरिंग डाइजेशन, राइट। सो यहाँ पे दिया है कि जब हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहे होते हैं तो उस टाइम ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो नहीं, फाइबर में ये कन्वर्ट डाइजेशन के समय नहीं होता। ओके, सो मतलब साफ है कि हमारा असर्शन ए अगर सही है तो रीजन 2 ही सही होगा। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है कि सेलुलोज द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर्स। ओके, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे अंदर वो सेलुलोज को फाइबर्स में यानी कि रेशो में बदल देते हैं, ना कि ये डाइजेशन के समय रेशो में बदलता है। ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इसको सेलुलोज को फाइबर्स में बदल देते हैं। ओके, सो जब हम सेलुलोज लेते हैं तो जो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सेलुलोज को फाइबर्स में यानी कि रेशो में बदल देते हैं, ना कि डाइजेशन के समय ये प्रक्रिया होती है। ओके, डाइजेशन के समय ये प्रक्रिया नहीं होती, डाइजेशन के समय फाइबर्स में नहीं बदलते ये। हम जब सेलुलोज लेते हैं तो जो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होती है वो कन्वर्ट कर देती है सेलुलोज को फाइबर्स में। ओके, तो अब हमें साफ पता चल गया कि असर्शन का सही कारण कौन सा है, तो रीजन 2। ओके, सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए A is true and R1 is correct explanation of for A, ये गलत है। A is true and R2 is correct explanation for A. Okay, this one is right. Second option is right कि A सही है और A की व्याख्या जो करता है, सही व्याख्या, वो हमारा रीजन 2 करता है। ओके, रीजन 2 करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में दिया है, वही चीज़ वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हिंदी में रखा है कि सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। रीजन क्या होगा, कारण कौन सा सही होगा, तो सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु सेलुलोज को रेशो में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी। ओके, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 में या फिर 2022 के किसी शिफ्ट में बने हैं कि कॉलम ए में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन और मिनरल दिया है। ओके, और कॉलम बी में डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर, मतलब कि विटामिन या फिर मिनरल दिए गए हैं कॉलम ए में और उनके कमी से कौन से रोग होते हैं वो कॉलम बी में दिया है। अब हमें यहाँ पे मैच करना है। ओके, सो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो लॉस ऑफ विजन। ओके, आंखों की रोशनी चली जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। सो लॉस ऑफ विजन विटामिन ए की कमी से। बात करें विटामिन बी की, सो वेरी ओके। बात करते हैं हम विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मीन्स की मसूड़ों से खून आना। ओके, बात करें आयरन की, तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ओके, अरक्तता हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, राइट। बात करते हैं हम ग्वाइटर की, सो ग्वाइटर जो है आपका ये आयोडीन की कमी से होता है, स्पेशली ज़्यादातर जो जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं ग्वाइटर, सो आयोडीन की कमी से होता है। सो स्पेशली ये ज़्यादातर हिली एरियाज वाले लोगों को होता है जहाँ वहाँ पे सी फूड की कमी होती है। सो सी फूड की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वहाँ पे ग्वाइटर मीन्स की आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर हो जाता है। ओके, और रिकेट्स तो हमें पता ही है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ओके,
सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विटामिन ए का कौन सा होगा, तो फोर्थ, तो ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड और डी का सेकंड। ओके, सो चलिए मैच करते हैं कौन सा होगा, तो ए का फोर्थ। ओके, सो आपके तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, थर्ड ऑप्शन। ए का फोर्थ आपके तीन ऑप्शन में दिया है। ओके, बी की बात करें विटामिन बी की, तो वेरी वेरी, तो बी का फिफ्थ। ओके, सो बी का फिफ्थ किसमें किसमें दिया है, तो बस एक ही ऑप्शन में। इसी से आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट है। ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ओके, देखिए ए का फोर्थ, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड, ओके, सी का थर्ड। ओके, विटामिन सी स्कर्वी रोग, राइट, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, बी की कमी से वेरी वेरी, ए की कमी से लॉस ऑफ विजन और आयरन की कमी से एनीमिया। सो डी का सेकंड। ओके, डी का सेकंड, सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही चीज यहाँ पे हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीक्रेट साइंस 2023 में बना है कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को टेबल दिया गया है, टेबल में आप लोगों को मैच करना है कि किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहला देखिए रिकेट्स दिया है, तो हमको पता है कि रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, राइट, मीन्स की सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग भी हो जाता है, हड्डी संबंधित रोग। ओके, बात करें यहाँ पे स्कर्वी रोग की, तो स्कर्वी रोग हमें पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि मसूड़ों से रक्त बहता है, राइट। बात करें विटामिन बी1 की, जिसका केमिकल नेम होता है थायमिन, तो इसकी कमी से आपका वेरी वेरी हो जाता है, राइट, वेरी वेरी, भूख न लगना, भार में कमी। ओके, वेरी वेरी, हृदय तथा श्वसन संबंधी रोग भी हो जाते हैं। सो इनकी कमी से वेरी वेरी हो जाते हैं। और विटामिन बी3 की बात करें, जिसका केमिकल नेम होता है निकोटेनिक एसिड या फिर नियासिन, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो पेलाग्रा हो जाता है, राइट, पेलाग्रा। ओके, सो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए आपका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि विटामिन डी, विटामिन सी, ग्वाइटर और पेलाग्रा, तो ये गलत है। ग्वाइटर तो आयोडीन की कमी से होता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो विटामिन के दिया है, विटामिन ए दिया है और पेलाग्रा और वेरी वेरी, ये भी गलत है। विटामिन और थर्ड ऑप्शन दिया है विटामिन डी, विटामिन सी, वेरी वेरी और पेलाग्रा। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट 2022 के शिफ्ट में बना है। सो आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम द अमॉन्ग द फॉलोइंग। ओके, सो ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है, मीन्स की जो मुक्तोत्तर प्रश्न उत्तर होते हैं, प्रश्न जैसे कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो टाइप के होते हैं। ओके, सो ओपन एंडेड जो होता है उसके जो आंसर्स होते हैं, अगर आपके क्वेश्चन हैं उसके अनेक आंसर हैं तो वो हो जाएगा आपका ओपन एंडेड। ओके, और जिस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्लोज एंडेड। मीन्स की जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो वो क्लोज एंडेड में आ जाएंगे, जिसका सिर्फ एक ही जवाब हो। ओके, जिसका एक ही जवाब हो वो हो जाएंगे क्लोज एंडेड में। ओके, और जो आपका ओपन एंडेड होता है उसके कई जवाब हो सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं, जैसे कि क्यों, कैसे, सो सबके अलग अलग आंसर आ सके तो वो ओपन एंडेड होते हैं। और जो क्लोज एंडेड होते हैं उसके सिर्फ एक ही जवाब होते हैं। सो यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन कि वाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सो कोई भी बता देगा कि ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सेलुलोज एंजाइम जो होते हैं, सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ, ये भी बता देंगे। सो थर्ड ऑप्शन है आपका कि व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस को डाइजेस्ट सेलुलोज। ओके, क्या होगा अगर ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेंगे, तो इसके आपके जवाब अलग अलग आएंगे, इसके आंसर्स आपके इकट्ठे हो सकते हैं। सो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो दिया है फोर्थ ऑप्शन में, नेम एनी 5 ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ये भी आपका कोई भी क्लोज एंडेड में ही आ जाएगा कि कोई भी 5 ऑर्गेनिजम्स आप बता देंगे, अलग अलग भी बताएंगे तो वो तो आपका 5 ऑर्गेनिजम्स आप बता देंगे जो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज। लेकिन यहाँ पे दिया है ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि क्यों, कैसे, और मतलब कि कई तरह के अलग अलग खुले मतलब कि विचारों वाले प्रश्न, अलग अलग विचार जिसमें उत्पन्न होंगे, वो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ओपन एंडेड में आएगा। सो व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए वही चीज है हिंदी में, निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। सो पहला है मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, सेलुलोज किससे बना होता है, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, और 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है।
ओके। सो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का 21 जनवरी जो रिसेंटली अभी 21 जनवरी 2024 जो एग्जाम हुआ रिसेंटली सीटेट का, उसमें बना था कि क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिजीज एट अपर प्राइमरी लेवल। मीन्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग, ओके, अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। ओके, सो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर यानी कि चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। ओके, सही बात है। मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। सिर्फ सामान्य मानव संबंधी रोगों पर ही क्यों? ओके, और इसमें दिया है सेकंड ऑप्शन में कि मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। सिर्फ इतना ही क्यों? ओके, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सबसे सुटेबल आंसर है। पेडागोजी में यही देखना होता है कि कौन सा सबसे सुटेबल आंसर है और कौन सा मतलब कि ऑब्जर्वेशन से लेके इवोल्यूशन से लेके कॉन्सेप्ट मतलब कि हर चीज में उसका फोकस हो चारों तरफ। सो फोर्थ ऑप्शन है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। इससे क्या ही होगा, देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है कि अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर यानी कि चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही सुटेबल है क्योंकि देखिए जो विचारों का आदान प्रदान होगा सो बच्चे वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ओके, जब परिचर्चा करेंगे, देखिए अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। ओके, इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, मीन्स उनके आइडियाज़ को शेयर किया जाएगा। सो बच्चे ज़्यादातर उनके जो मतलब कि खेल विधि से डिस्कवरी कंस्ट्रक्टिव जो होता है मतलब कि रचना, सो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गया मतलब कि डिस्कवरी मैथड हो गया, इंटेलेक्चुअल मीन्स की बौद्धिक मैथड हो गया या फिर गेम मैथड जो हो गया, और जो विचारों का आदान प्रदान यानी कि आइडियाज़ को शेयर करना या फिर अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन हो गया, परिकल्पना हो गया, प्रयोग हो गया, उनका विश्लेषण, उनका परिणाम। सो इन सब में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ये बच्चों के लिए सही भी रहेगा। सो एट अपर प्राइमरी लेवल डेफिशिएंसी डिजीज से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज एट अपर प्राइमरी लेवल। सो फर्स्ट वन जो है वो आपका सुटेबल आंसर होगा। बच्चों के हित में जो सबसे बेहतर रहेगा वही ऑप्शन आपको पेडागोजी में सेलेक्ट करना है। ओके, सो ये था आप लोगों का पूरा फूड और उसके कंपोनेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड थे उसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि उसको मैंने एक्सप्लेनेशन में मैनेज कर दिया है और वो सेम वही या फिर रिपीटेड थे या फिर उन्हीं ऑप्शन से बने हुए थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक वाले टॉपिक के साथ। ओके, सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए और खुद से भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।